हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एम्बिएंट केमिस्ट्री। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इससे पहले वाली क्लासेस में हम बॉन्ड क्या होता है, कितने टाइप का होता है और बॉन्ड फॉर्मेशन के रीजन क्या होते हैं उनको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम उसके आगे का डिस्कस करने जा रहे हैं। लुईस ने हमें पता है ऑक्टेट रूल दिया था किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए कि कोई भी एटम जो बॉन्ड बनाता है वो ऑक्टेट रूल की वजह से बनाता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बनाता है। उसी ऑक्टेट रूल की हेल्प से फर्दर उसने लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाई। लुईस ने अलग अलग कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक फॉर्मूला दिया, कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने के कुछ रूल्स दिए और उनसे जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उनको हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का मेथड अलग था। अब मैं आपको यहां पे एक और चीज बताने वाला हूं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हमें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये एक कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहला एक्सप्लेनेशन था कोवेलेंट बॉन्ड का। हम बोल सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है उस चीज का। लेकिन मैं इस वीबीटी के कुछ कॉन्सेप्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर से पहले उठाने वाला हूं। वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से पहले आए नहीं थे, लेकिन मैं आपको पहले बताऊंगा जिसकी हेल्प से हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर को थोड़ा इजीली याद रख सकते हैं। देखो, लुईस बता के चला गया, वो उसका काम था, उसने कैसे बताया। उस टाइम पे उसके पास रिसोर्सेज की कमी थी, नॉलेज की कमी थी। लेकिन हमारे पास अब वीबीटी आ चुकी है, हमें नॉलेज है, तो हम वीबीटी के नॉलेज से अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ज्यादा इजीली याद रख सकते हैं तो बिल्कुल हम याद रखेंगे, क्योंकि हमें रिसर्च नहीं करना अब उस पर। हमें तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स को याद रखनी है कि अगर हमें करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर छांटनी है किन्हीं चार ऑप्शंस में थे तो हम इजीली कैसे उसको अलग से छांट सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसके लिए मैं वीबीटी का एक कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूं, उसको मैं आपको पहले बताता हूं। क्या यूज करने वाला हूं मैं? नाइट्रोजन है, मैं एक एटम लेता हूं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? मैंने आपको बताया था केमिकल बॉन्डिंग में हम सिर्फ आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 एंड 2p3। अब क्या होगा? अब नाइट्रोजन के पास लुईस ने क्या बताया था अपने को? लुईस ने बताया था कि कोई भी एटम जो है वो बॉन्ड बनाता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड या पोटेंशियल एनर्जी थ्योरी में हमने पोटेंशियल एनर्जी जो हमने मिनिमम थ्योरी पढ़ी थी उसमें था कि कोई भी एटम मैक्सिमम बॉन्ड जितने बना सकता है उतना बना लेगा अपनी एनर्जी को मिनिमम करने के लिए। और वीबीटी जो हमें बताएगी वो ये बताएगी, या कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम ये जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की हो सकती है। ये फर्दर स्टेटमेंट वीबीटी में आया था अपने पास कि एक एटम के पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो उन सबको शेयर कर सकता है और उन सबको किसी दूसरे एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके वो एटम बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस नाइट्रोजन के पास कोई दूसरा नाइट्रोजन एटम आता है, मान लीजिए मैं नाइट्रोजन ही ले रहा हूं, दूसरा नाइट्रोजन आया, उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी? 2s2 2p3 होगी। इन दोनों ही नाइट्रोजन एटम्स के पास तीन तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। यानी यहां से मैं बोल सकता हूं नाइट्रोजन कितने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? मैक्सिमम की बात करें तो तीन मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। क्या तीन से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा? जी नहीं, कभी नहीं कर पाएगा। तीन ही कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा। इतनी चीज समझ में आई? ठीक है जी। नेक्स्ट, और भी कुछ केस हो सकता है ना अपने पास, जरूरी तो नहीं नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन ही आए। एक नाइट्रोजन के पास अगर हाइड्रोजन आया, तो नाइट्रोजन तो मैं यही रख रहा हूं, इसके पास मान लो तीन हाइड्रोजन आ गए। हाइड्रोजन होता है 1s1, तीन हाइड्रोजन अपना 1s1 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 लेके आ गए, तो नाइट्रोजन क्या करेगा? अब ये वाली बॉन्डिंग नहीं है ना, ये वाली बॉन्डिंग नहीं है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा? ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, ये इसके साथ शेयर कर लेगा, ये इसके साथ शेयर कर लेगा। तो कोई भी केस आ जाए, चाहे नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिले, चाहे नाइट्रोजन के साथ कोई दूसरा मिले, नाइट्रोजन तीन ही कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा। और तीन ही क्यों कर पाएगा? मैक्सिमम तीन ही कर पाएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास सिर्फ तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कोई भी एटम उसके पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक दूसरा एटम ले अगर हम ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p4, 2s2 2p4। तो अगर इसके पास कोई दूसरा ऑक्सीजन एटम आया तो उसकी भी क्या होगी? 2s2 2p4, है ना। तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या कर सकते हैं, इसके पास भी एक अनपेयर्ड, इसके पास भी एक अनपेयर्ड, यानी दोनों के पास दो दो अनपेयर्ड है, दोनों आपस में दो बॉन्ड बना सकते हैं। यानी ऑक्सीजन कितने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? दो। ऑक्सीजन मैक्सिमम दो ही कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। दूसरा केस एज वेल, कि अगर ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आ जाते हैं, अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीजन एटम के पास दो हाइड्रोजन आ गए, तो दो हाइड्रोजन अपना 1s1 लेके आएंगे। ऑक्सीजन के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में शेयरिंग हो जाएगी और H2O फॉर्म हो जाता है ना। कैसे होता है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम, कैसा क्या होता है सब।
फिलहाल ये याद रखो कि जिसके पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो उतने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा? 3 कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा? 2 कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम बात करते हैं एक स्पेशल एटम की, एक अनोखे एटम की, दैट इज कार्बन। कार्बन की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p2, 2s2 2p2। अब अगर इसके पास दो हाइड्रोजन है, मान लो घूमते फिरते, एक हाइड्रोजन 1s1 लेके, एक हाइड्रोजन 1s2 लेके, और बहुत सारे हाइड्रोजन के पास रख दिया हमने इसको, यहाँ पे 10-15 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है मान लो, है ना, बहुत सारे। अब क्या होगा, कार्बन के पास तो दो ही अनपेयर्ड है, कार्बन दो अनपेयर्ड को शेयर कर लेगा और CH2 फॉर्म कर लेगा। लेकिन हमने एक थ्योरी पढ़ी थी जो ये बोल रही थी कि कोई भी एटम जितने मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। यानी कोई भी एटम जितने मैक्सिमम फॉर्म कर सकता है वो हमेशा उतने फॉर्म करेगा, उसको ऑक्टेट ऑक्टेट किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, मैक्सिमम जितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है वो उतने बॉन्ड फॉर्म करेगा। कार्बन सोचेगा कि मैं दो बॉन्ड फॉर्म कर पा रहा हूं, अगर कुछ भी करके मेरे पास ऐसा हो जाए कि मेरे पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और आ जाएं, तो उस केस में मैं 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता हूं, मेरी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या करेगा, देखो जब भी दो एटम पास आते हैं तो हमने पढ़ा था उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है मतलब कुछ एनर्जी रिलीज होगी, जब किसी सिस्टम से कोई एनर्जी बाहर निकलेगी तभी तो एनर्जी रिलीज होगी। तो यानी जो एनर्जी बाहर निकल रही है उस एनर्जी को यूज करके कार्बन अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को आगे एक्साइट करा देता है। कार्बन का 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन 2p में एक्साइट हो जाता है। क्यों एक्साइट हो जाता है? क्योंकि अगर ये इन्हें एक्साइट कर दिया तो अब कार्बन दो बॉन्ड और फॉर्म कर सकता है, दो कोवेलेंट बॉन्ड। पहले जो दो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता था अब वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और कार्बन की स्टेबिलिटी एकदम से इंक्रीज हो जाएगी। तो कार्बन CH2 बनाना ज्यादा पसंद करेगा या CH4? कभी नहीं बनाना पसंद करेगा, हमेशा CH4 ही बनाएगा। आप बोलोगे सर ये चीज तो समझ में आ गई, पर भाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने क्या पाप किए थे? उनके पास भी तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। आपने बोल दिया कि यहाँ पे कार्बन के पास जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, जो पेयर था इलेक्ट्रॉन्स का, उसमें से एक उसने एक्साइट कर दिया। नाइट्रोजन कार्बन के पास भी एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक था, इसके पास तो दो थे। क्यों इन्होंने इनको आगे फर्दर एक्साइट करके ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं कर लिए? तो इसका एक रीजन सुनिएगा और इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा। कोई भी एटम हमेशा मैक्सिमम बॉन्ड बनाना चाहेगा, इसलिए अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में अगर एक वेकेंट ऑर्बिटल और एक लोन पेयर दोनों प्रेजेंट है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में अगर एक लोन पेयर और एक वेकेंट ऑर्बिटल दोनों प्रेजेंट है, तो वो उस लोन पेयर को वेकेंट ऑर्बिटल में एक्साइट करके अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बढ़ा सकता है जरूरत के हिसाब से। तो कार्बन के पास क्या था? कार्बन के पास एक अनपेयर्ड एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का एक पेयर था इलेक्ट्रॉन्स का और साथ में एक वेकेंट ऑर्बिटल था। नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो था लेकिन 2s2 एंड 2p3, आगे कुछ वेकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं आउटर मोस्ट सेल में। आउटर मोस्ट सेल कौन सी है? n=2, n=2 में 2s होता है 2p होता है, इसके बाद 3s है खाली इसके पास। लेकिन एक सेल से दूसरी सेल में इलेक्ट्रॉन कभी एक्साइट नहीं हो सकता। इसलिए जब भी किसी एटम के पास ऐसा होगा कि उसके आउटर मोस्ट सेल में एक लोन पेयर हो और एक वेकेंट ऑर्बिटल हो, तो वो बॉन्ड बनाने से पहले उस लोन पेयर को वेकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देता है और ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। लेकिन अगर किसी के पास लोन पेयर है और पास में वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है तो कोई चारा नहीं है, फिर जितने अनपेयर्ड उसके पास है पहले से ये उतने ही बना पाएगा। यानी कार्बन जो था, चालू निकला है थोड़ा, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो तो थी 2s2 2p2, इसको हम बोलते हैं इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसको? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, याद रखना। लेकिन जब कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन चल के आते हैं या कोई भी ऐसे एटम चल के आते हैं जो 4 बॉन्ड बना सकते हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिनके पास, तो कार्बन को लालच आएगा और कार्बन अपने नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा। सिर्फ कार्बन ही नहीं, हर वो एटम जिसमें ऐसा केस होगा वो हर एटम इसको आगे एक्साइट कर देगा। इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलेंगे हम एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेंगे इसको? एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। और कार्बन अब अपनी एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में बॉन्डिंग करेगा और 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन को आप जहां भी देखोगे मैक्सिमम केस में उसके आपको 4 कोवेलेंट बॉन्ड ही मिलेंगे, कुछ केसेस में 2 भी मिलेंगे। कब मिलेंगे अभी डिस्कस करता हूं मैं। इतनी चीजें समझ में आई, इनमें कोई क्लियर डाउट नहीं है? एक चीज और याद रखिएगा, ये जो मैंने बताया जरूरी नहीं है हमेशा एक्साइट हो ही जाए, ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा। कार्बन के पास जब ऐसी कंडीशन आएगी कि 4 बॉन्ड बन रहे हैं तभी वो इसको एक्साइट करेगा, 4 बॉन्ड वाली नहीं आएगी तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, कब नहीं करेगा, अभी मैं उसको डिटेल में बताता हूं।
एक चीज और लास्ट हम समझ लेते हैं, वो भी लुईस ने नहीं बताई थी, लेकिन उससे लुईस डॉट स्ट्रक्चर को समझना आसान हो जाएगा, फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करना तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा उससे। तो वो मैं आपको बताता हूं, उस चीज का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जी हां, अब हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फिर बता रहा हूं मैं, लुईस ने नहीं बताया था, लेकिन लुईस स्ट्रक्चर को इजीली एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को, है ना। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। नाइट्रोजन भाई साहब था, नाइट्रोजन के पास क्या था, एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन पेयर था और तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। नाइट्रोजन के पास तीन हाइड्रोजन आए, अपना एक एक 1s1 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 लेके नाइट्रोजन ने तीनों के साथ शेयरिंग कर ली। ठीक है जी, क्या बना लिया इसने, अगर एक नाइट्रोजन के साथ तीन हाइड्रोजन जुड़ गए, एक बार मैं कुछ भी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ऐसे ही स्ट्रक्चर बनानी हम सीखेंगे बाद में। एक नाइट्रोजन के साथ तीन हाइड्रोजन जुड़ गए और एक, इसको हम बोलते हैं लोन पेयर। जो आउटर मोस्ट सेल में एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाता है, एक दो तीन जितने भी, सिर्फ आउटर मोस्ट सेल वाले, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाएंगे उनको हम बोलते हैं लोन पेयर। और उनको हम ऐसे दिखाते हैं, एक गोला बना के उसके अंदर दो बिंदु इस टाइप से दिखाते हैं किसी भी एटम। अब तीन तो शेयर हो गए, लेकिन हमें भी पता है कि नाइट्रोजन को अगर और बॉन्ड बनाने का मौका मिला तो नाइट्रोजन जरूर बनाएगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि जितने ज्यादा बॉन्ड उतनी ही कम उसकी एनर्जी, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। तो अब अगर नाइट्रोजन के पास कोई ऐसा कंपाउंड आता है जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ले रहा हूं मैं, हाइड्रोजन जो होता है ये 1s1 होता है, हाइड्रोजन क्या होता है 1s1 होता है। अगर हाइड्रोजन प्लस कर दिया मैंने, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो कुछ नहीं बचा इसमें, 1s0 बच गया। अब अगर नाइट्रोजन के पास ये H प्लस आता है, भूखा नंगा बोलता भाई मेरे पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नाइट्रोजन क्या तुम मेरे पे कृपा कर सकते हो, मेरे साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर सकते हो। नाइट्रोजन बोलेगा भाई पहली चीज तो मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो भी तेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, शेयरिंग करेंगे कहां से हम। हाइड्रोजन बोलेगा भाई देख ये मेरे पास नहीं है कोई भी, मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तेरे पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन तेरे पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा है। अगर तू इलेक्ट्रॉन पेयर मेरे साथ शेयर कर ले, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर ले, तो भले ही दोनों इलेक्ट्रॉन तेरे को शेयर करने पड़ रहे हैं, लेकिन तेरे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ जाएंगे। और अगर नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ गए तो सिंपल सी बात है तेरी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। नाइट्रोजन सोचेगा बात तो सही है, ये काम तो मैं कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं कि शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की, उस शेयरिंग में दोनों इलेक्ट्रॉन मैं अपने दे देता हूं ना, ये दो इलेक्ट्रॉन तो पहले भी मेरे थे, शेयरिंग करने के बाद भी मेरे रहेंगे, मेरे को कोई ज्यादा घाटा तो हो नहीं रहा खास, लेकिन मेरी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए अगर NH3 के पास कोई H प्लस आता है, NH3 के पास H प्लस आएगा, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस H प्लस के साथ शेयर कर लेगा। यानी अब जो चौथा बॉन्ड बनेगा, तीन बॉन्ड तो पहले से थे, इनको ऐसे क्यों लिख रहा हूं बाद में डिस्कस करेंगे हम, अभी ये याद रख लो, तीन तो ऐसे के थे, जैसे ही चौथा H प्लस आया, नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिए। अब एक बॉन्ड में, एक कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। नाइट्रोजन ने कितने शेयर कर लिए, दो, यानी नाइट्रोजन के पास से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चला गया, तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन पे पहले से पॉजिटिव चार्ज था, और हाइड्रोजन को अपना एक इलेक्ट्रॉन देना चाहिए था शेयरिंग में, लेकिन हाइड्रोजन ने एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिया शेयरिंग में, बल्कि एक ले लिया सामने वाले से शेयरिंग में, तो इस पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया इस पे, तो नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो गए हाइड्रोजन पे, तो और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रह गया। तो एक तो ये तरीका हो सकता है, ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब भी शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम दे, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये चीज ध्यान से समझना, एक तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये हो गया कि देने वाले पे प्लस लगा दो, लेने वाले पे माइनस लगा दो। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, NH3 कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसको सिंपल लाइन से शो करते हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से शो करते हैं। जो दे रहा है उसकी तरफ से जो ले रहा है उसकी तरफ एक एरो बना दो, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। इसमें H प्लस ही रहेगा, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड एरो से दिखा रहे हैं सिर्फ। तो ये दो तरीके हो गए कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा कब, जब कोई भी एटम अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे शेयर कर चुका है, जितने कोवेलेंट बॉन्ड वो बना सकता है उतने सारे बना चुका है, उसके बाद उसके पास कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन आता है, कोई ऐसा एलिमेंट आता है, सॉरी कोई ऐसा एटम आता है जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो अपने नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ाने के लिए वो अपना लोन पेयर उस वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा, या फिर डोनेट कर देगा मतलब शेयर कर लेगा उसके साथ। या फिर कोई एटम सारे बॉन्ड बना चुका है जितने बना सकता है कोवेलेंट बॉन्ड, उसके बाद भी उसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल बच गया,
और उस केस में अगर कोई एटम ऐसा आता है जिसके पास लोन पेयर है, तो वो उसका लोन पेयर अपने वेकेंट ऑर्बिटल में ले लेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। यानी कोई भी एटम पहले जितने मैक्सिमम पॉसिबल कोवेलेंट बॉन्ड है उतने बनाएगा, उसके बाद अगर कोई ऐसी कंडीशन आई तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने से भी नहीं झिझकेगा। इसलिए नाइट्रोजन याद रखना, जिंदगी में नाइट्रोजन हमेशा कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड ही बना सकता है, 4 से ज्यादा कभी नहीं बना पाएगा वो। और उन 4 में भी कोवेलेंट कितने बना सकता है? 3 कोवेलेंट बना सकता है और एक कोऑर्डिनेट बना सकता है। ये चीज याद रखिएगा हमेशा, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है, उन 4 में से 3 कोवेलेंट और एक कोऑर्डिनेट, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, मतलब इसे ज्यादा बॉन्ड कभी नहीं बन पाएंगे। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेगा? अगर ये चीजें आपको समझ में आई तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बड़ी इजीली समझ में आ जाएंगी, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको उसमें। ठीक है जी, तो चलिए अब हम देखते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं किसी भी कंपाउंड के लिए। एक दो मैं आपको बना के दिखाऊंगा, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे, कहीं भी दिक्कत आएगी आप मेरे को बताएंगे कमेंट बॉक्स में, हम उसके लिए भी डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं। पहला कंपाउंड मैं आपको दे रहा हूं CO2, हमें CO2 के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं आपको यहाँ पे सिंपल 3 रूल बताने वाला हूं जो आपको याद रखने हैं। पहला रूल, सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो क्या करेंगे? सेंट्रल एटम सिलेक्ट करेंगे। कैसे सिलेक्ट करेंगे सेंट्रल एटम आप? उसके लिए भी 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन, जितने भी आपको एटम्स गिवन है उस कंपाउंड में, उनमें लेसर नंबर में जो प्रेजेंट है, सबसे कम नंबर में जो प्रेजेंट है, उसको हम सेंट्रल एटम बनाएंगे। फॉर एग्जांपल CO2 में एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, तो सेंट्रल एटम कौन होगा यहाँ पे? कार्बन होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं H2S, तो H2S में 2 हाइड्रोजन एक सल्फर, सेंट्रल एटम कौन होगा? सल्फर होगा। मैं बोल दूं, कुछ भी बोल दूं मैं, H2SO4, H2SO4 में 2 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन एक सल्फर, सेंट्रल एटम कौन होगा? सल्फर होगा। PCl5, एक फॉस्फोरस 5 क्लोरीन, सेंट्रल एटम कौन? फॉस्फोरस। तो जो भी कम है, जो नंबर में सबसे कम है, उसको हम सेंट्रल एटम बनाएंगे। ठीक है जी। लेकिन एक भाई साहब आया HCN आगे बोला कि मेरे में तो हाइड्रोजन भी एक ही है, कार्बन भी एक ही है, नाइट्रोजन भी एक ही है, मैं किसको बनाऊं? किसी को भी बना दूं, और किसी को भी बना दूंगा तो अलग अलग स्ट्रक्चर आएगी। तो हम बोले नहीं, हम एक और रूल देंगे फिर तेरे को कि लेसर नंबर के साथ साथ उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो भी लोएस्ट होनी चाहिए। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी उसको हम सेंट्रल एटम बनाएंगे। वो बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाइड्रोजन की सबसे कम है, तो हाइड्रोजन को मैं सेंट्रल एटम बनाता हूं। हम बोले बना दे। जैसे उसने हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम बनाया, बाहर C और N लिखने पड़ेंगे, है ना, और उनके साथ उसने बॉन्ड बनाने की कोशिश की, तो बोला भाई साहब हाइड्रोजन तो किसी एक के साथ ही बॉन्ड बना पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक बॉन्ड ही बनाता है। तो बोले दिक्कत हो गई, फिर तो सेंट्रल एटम का कंपाउंड ही नहीं बनाए। तो अगर हाइड्रोजन को मैंने सेंट्रल एटम बना दिया तो हाइड्रोजन तो किसी एक ही एटम के साथ बॉन्ड बना पाएगा, एक ही बॉन्ड बना सकता है, 1s1 है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है वो। तो दिक्कत हो गई। तो बोले नहीं नहीं नहीं, हाइड्रोजन को हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो तीसरी कंडीशन जो है इसके लिए वो है कि उसके सफिशियंट बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेसिटी भी उसमें होनी चाहिए। सफिशियंट नंबर ऑफ बॉन्ड भी वो फॉर्म कर सकता हो तो ही उसको सेंट्रल एटम बनाएंगे। मतलब हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम हम नहीं बना सकते। इट इज नॉट HX, यह है कि हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकता क्योंकि वो सफिशियंट बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। ये 3 कंडीशन अप्लाई करके आप सेंट्रल एटम चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल HCN में अब कौन हो जाएगा सेंट्रल एटम? कार्बन हो जाएगा। कार्बन क्यों हो जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है और सबसे कम नंबर में प्रेजेंट है, सफिशियंट बॉन्ड भी बना सकता है। HCN को छोड़ते हैं पर हम पहले CO2 की बात करते हैं। तो पहला काम तो आप क्या करेंगे? सेंट्रल एटम चूज करेंगे। सेंट्रल एटम आपने चूज कर लिया और उसको आपने बीच में लिख दिया। ठीक है, इसको बीच में लिखने के बाद जो बच गए उनको बोलते हैं सराउंडिंग एटम्स। तो उनको इसके चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम। किधर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है जी। अब इनके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कार्बन होता है 2s2 2p2, यानी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन होता है 2s2 2p4, यानी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। जितने भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उनको डॉट की फॉर्म में इसके चारों तरफ प्रेजेंट कर देंगे हम, लाइक दिस, है ना। जनरली हम पेयर की फॉर्म में ही लिखेंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते टाइम हम कोशिश करेंगे कि उनको पेयर की फॉर्म में लिख पाए। ठीक है, तो लाइक दिस। ओके, हो गया हमारा काम। अब आप क्या करोगे? लुईस डॉट स्ट्रक्चर लुईस ने बताई थी, लुईस ने बताई थी ना, और ऑक्टेट रूल भी लुईस ने दिया था। तो लुईस ने अपनी डॉट स्ट्रक्चर को ऑक्टेट रूल की हेल्प से कर दिया। उसने बोला कि जो भी सराउंडिंग एटम है उनका ऑक्टेट पूरा करा दो। सराउंडिंग एटम जो भी हैं उनका ऑक्टेट पूरा करा दो, बन गई लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कैसे पूरा करा दो? ये ऑक्सीजन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। कितने और चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 2। आउटर मोस्ट में 8 चाहिए ना, इसको 2 और चाहिए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दो इसके कार्बन के साथ। ऑक्सीजन का काम तमाम। ये वाला ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करा दो।
ये मैंने शेयरिंग कराई, जो लाइन बना रहा हूं इसका मतलब शेयरिंग है। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है जो हमने ये बनाए हैं, इन दो इलेक्ट्रॉन पे ऑक्सीजन का भी अब उतना ही हक है जितना कार्बन का हक है। इन दो इलेक्ट्रॉन्स पे ऑक्सीजन का भी उतना ही हक है जितना कार्बन पे है। और ये जो ऑक्सीजन वाले दो दो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे, यानी इन दो पे और इन दो पे, इन चारों इलेक्ट्रॉन पे अब कार्बन का भी इतना ही हक है जितना इन ऑक्सीजन का हक है। तो कार्बन के पास अब ये सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्सीजन के पास ये हो गए। तो कार्बन के पास गिनो ग्रीन सर्कल में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिंपल, सबका ऑक्टेट कंप्लीट। दिस इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2। काम आपको क्या करना है, सेंट्रल एटम सिलेक्ट करो, चारों तरफ डॉट लगाओ, सराउंडिंग एटम लिखो, चारों तरफ डॉट लगाओ, जितने ऑक्टेट में कमी है सराउंडिंग एटम के बना दो, काम खत्म। आप सबकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बहुत इजीली बना सकते हैं इससे। एक और एग्जांपल लेते हैं HCN का। HCN की अभी बात की थी हमने, सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा, कार्बन, बाहर कौन कौन रहेंगे, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। कार्बन के पास 1 2 3 4, इसको मैं ऐसे क्यों बना रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 एटम, हाइड्रोजन के पास 1 एटम। हमेशा एक काम ये किया करो, जब भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ हाइड्रोजन की शेयरिंग सबसे पहले करवा दिया करो, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है। अगर उस बेचारी की शेयरिंग नहीं हुई ना तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा, और बॉन्ड नहीं बनेगा तो वो स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले हाइड्रोजन का बॉन्ड बनवा दो। हाइड्रोजन ने कर ली शेयरिंग, ठीक है। अब नाइट्रोजन बचा, सराउंडिंग में नाइट्रोजन है ना, 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। कार्बन के पास भी 3 अनपेयर्ड है, नाइट्रोजन के पास भी 3 अनपेयर्ड है, करा दो बॉन्डिंग, हो गया काम खत्म। अभी मैंने बताया था कार्बन 4 अनपेयर्ड बना लेता है, मैक्सिमम केस में 4 अनपेयर्ड बना लेगा। तो कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड, इनके पास ये अनपेयर्ड, ये एक जो है ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर बच गया ना। तो अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर से आप ये भी बता सकते हो कि लोन पेयर कैसा होता है। अब एक और स्ट्रक्चर होती है HCN, इन तीनों एटम से मिलकर एक और कंपाउंड बनता है, वो बनता है HNC। अब बोलोगे सर एक ही तो है, HCN HCN, लेकिन फर्क है, उन्होंने ऐसे लिख के दिया है ना। देखो ऐसे तो हम सेंट्रल एटम कार्बन को ही बनाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसे लिख दिया इसको अलग फॉर्मेट में। इसका मतलब क्या है, ये कहना चाह रहा है कि नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से कनेक्ट करना है और नाइट्रोजन को कार्बन से भी कनेक्ट करना है। यानी इस स्ट्रक्चर में, ये स्पेशल स्ट्रक्चर है, इसमें हमें नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम बनाना पड़ेगा। जो सेंट्रल एटम वाला रूल है वो इसमें फॉलो नहीं होगा। नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम बना दो, एक तरफ हाइड्रोजन लगा दो, एक तरफ कार्बन लगा दो। हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड, हाइड्रोजन बोलेगा भाई तेरे अनपेयर्ड बाद में काउंट करना, पहले एक बॉन्ड मेरे साथ तो बना ले। अब नाइट्रोजन बोलेगा कि देख कार्बन, मेरे पास एक तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उससे तो मैं कभी कोवलेंट बॉन्ड बनाऊंगा नहीं, और दो मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उनसे मैं कोवलेंट बॉन्ड बना सकता हूं। ये चीज याद रखना, कितने पेयर्ड है कितने अनपेयर्ड है। कार्बन बोलेगा भाई मेरे पास देख वैसे तो दो पेयर्ड और एक सॉरी दो अनपेयर्ड और एक पेयर है, लेकिन जनरली मैं 4 अनपेयर्ड रखता हूं, तो मेरे साथ तो 4 बॉन्ड बना। नाइट्रोजन बोलेगा देख अगर तूने 4 अनपेयर्ड कर लिए हैं तो भी कोई फायदा तेरे को नहीं देने वाला मैं, क्योंकि मेरे पास 2 ही अनपेयर्ड है, मैं 2 ही शेयर कर सकता हूं, 2 ही कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता हूं। मैं चाहूं तो भी बाकी 2 को अनपेयर्ड बना ही नहीं सकता, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उनकी कभी शेयरिंग होती नहीं है। तो कार्बन बोले यार ये तो धोखा हो गया मेरे साथ फिर, क्योंकि मेरे पास तो क्या हुआ, देखो कार्बन के साथ क्या हुआ, इसमें खेल हो गया कार्बन के साथ। कार्बन था 2s2 2p2। कार्बन बोला कि मैं एक्साइट कर लेता हूं, नाइट्रोजन बोला एक्साइट कर ले, फिर भी मैं तो 2 ही बॉन्ड बनाऊंगा, 2 अनपेयर्ड एज इट इज बचे रहेंगे। तो कार्बन बोला ये तो नहीं हो सकता। तो जब भी कार्बन को ऐसी कंडीशन दिखेगी, याद रखना इस स्टेटमेंट को भी, स्पेशल स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, जब भी कार्बन को ऐसी कंडीशन दिखेगी कि उसके साथ सिर्फ 2 ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाए जा सकते हैं, जो सामने वाला एटम है उसके पास सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उस केस में कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं करता है, बल्कि 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना के अपने वेकेंट ऑर्बिटल में इस एटम से इसका लोन पेयर शेयर करवा लेता है। तो अब HNC की जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी, HN, इनके बीच में तो एक कोवेलेंट बॉन्ड, N और C इनके बीच में 2 कोवेलेंट बॉन्ड, 2 कोवेलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड N से C की तरफ, और C पे एक लोन पेयर एज इट इज। समझ गए, यहां पे नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर यहां पे डोनेट कर दिया इसमें। तो ऐसा होता है HNC। ये HCN होता है, तो आप क्या बोलोगे, HCN में कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन HNC में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो आई थिंक अब कहां कहां कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, कहां कहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और किस किस की कैसी कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, आई थिंक आप बहुत इजीली बना सकते हो। एक बार वीडियो को इसके जस्ट बाद पॉज कीजिएगा और CO की स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की खुद बनाओ। सेंट्रल एटम इसमें दोनों ही एक तरह से हैं, कोई जरूरी नहीं है, बस दोनों एटम लिखो और उनकी बना दो। वीडियो को पॉज करो और बना के देखो, देखो कैसी बन जाएगी। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन के पास क्या 1 2 3 4, एक पेयर, 2 अनपेयर्ड, ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड और 2 पेयर इलेक्ट्रॉन्स के। तो ऑक्सीजन बोलेगा कि कार्बन देख, सिंपल सी वही बात नाइट्रोजन वाली, तू अगर एक्साइट कर भी लेगा
तो भी मैं दो ही कोवलेंट बॉन्ड बना सकता हूं, क्योंकि मेरे पास दो ही अनपेयर्ड है, उससे ज्यादा तो पेयर है मैं बना ही नहीं पाऊंगा। तो कार्बन बोलेगा ठीक है दो तो बना। अब वो ऑक्सीजन बोलेगा अब बता क्या करना है। तो अब कार्बन बोलेगा देख भाई दो ऑप्शन है, मेरे पास लोन पेयर है, तू तेरे खाली ऑर्बिटल में ले ले, या फिर तेरे पास को लोन पेयर है, मेरे खाली ऑर्बिटल में दे दे। ऑक्सीजन बोलेगा मेरे पास तो खाली ऑर्बिटल है ही नहीं, मेरे पास तो सिर्फ लोन पेयर है। कार्बन बोलेगा अपने पास है ना खाली ऑर्बिटल, आने दे। तो ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर इधर शेयर कर देगा। तो कैसी बनेगी ये स्ट्रक्चर, कार्बन के साथ दो कोवेलेंट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ। अब ऑक्सीजन पे सिर्फ एक ही लोन पेयर बचा है, क्योंकि एक लोन पेयर ऑक्सीजन शेयर कर चुका है और कार्बन पे भी एक लोन पेयर है। तो ये बन जाएगी सीओ की स्ट्रक्चर। अब आप इसकी हेल्प से किसी की भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर इजीली बना सकते हैं, बनाइएगा। कोई भी दिक्कत आए तो मेरे को बताइएगा, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। एक चीज और जो आपको यहां से याद रखनी है वो है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, पर यहां से जो मैं टेक्निक बता रहा हूं उससे आपको किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। CO2 में आपने देखा था कि एक भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं था, तो जहां एक भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, इफ नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है तो सारे एटम्स पे फॉर्मल चार्ज कितना रहेगा, जीरो आएगा हमेशा। कार्बन पे भी फॉर्मल चार्ज जीरो, ऑक्सीजन पे भी फॉर्मल चार्ज जीरो, इस ऑक्सीजन पे भी फॉर्मल चार्ज जीरो। ऐसे ही HCN में कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन पे भी फॉर्मल चार्ज जीरो, कार्बन पे भी फॉर्मल चार्ज जीरो, नाइट्रोजन पे भी फॉर्मल चार्ज जीरो। फॉर्मल चार्ज एक तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही रिप्रेजेंट करता है। अब हमने उनको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल दिया है, लुईस के टाइम पे उसको फॉर्मल चार्ज से रिप्रेजेंट किया जाता था। समझ में आया, पता वहां भी चल गया था कि कुछ तो हो रहा है ऐसा, लेकिन उनको कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नहीं पता था बस, इसलिए उन्होंने इसको फॉर्मल चार्ज बोल दिया। यानी फॉर्मल चार्ज सिर्फ वहीं आएगा जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा होगा। तो आप क्या करो, नाइट्रोजन, ये देखो हाइड्रोजन कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं, फॉर्मल चार्ज जीरो। यहां नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है यानी इस पे +1 चार्ज आ जाएगा, कार्बन ले रहा है यानी इस पे -1 चार्ज आ जाएगा। तो फॉर्मल चार्ज सिर्फ वहीं आएगा जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, जो दे रहा है उस पे +1 चार्ज, जो ले रहा है उस पे -1 चार्ज, और यही इनका फॉर्मल चार्ज। तो HNC में हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज जीरो, नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज +1, कार्बन का फॉर्मल चार्ज -1। CO में कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का फॉर्मल चार्ज -1 एंड ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज +1। समझ गए? आई थिंक अब आप फॉर्मल चार्ज भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी इजीली बना सकते हो।